नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पीठासीन अधिकारियों के 82वें सम्मेलन का हुआ समापन। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने विधानसभा की अमूल्य परंपरा को आगे बढ़ाने का किया आग्रह। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने डलहौजी में राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा। क्षेत्र में 103 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजना के किए उद्घाटन और शिलान्यास। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गुरु नानक जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों, विशेषकर सिख समुदाय के लोगों को दी बधाई। भाजपा कार्य समिति के सफल आयोजन के लिए संचालन समिति में 14 विभागों का हुआ गठन। 24 से 26 नवंबर को पीटर ऑफ शिमला में होने जा रही है भाजपा की कार्य समिति बैठक। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सभी विधानसभाओं और विधान परिषदों को वर्ष 2022 तक पेपरलेस करने का लक्ष्य रखा गया है। अगले साल इन्हें ई विधान से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि संसद की तर्ज पर सभी विधानसभाओं में शून्यकाल होगा। श्रेष्ठ कार्य करने के लिए विधानमंडल पुरस्कृत किए जाएंगे और पुरस्कार तय करने के लिए एक कमेटी बनेगी। ओम बिरला हिमाचल प्रदेश विधानसभा के काउंसिल चैम्बर भवन में पीठासीन अधिकारियों के 82वें सम्मेलन के समापन अवसर पर बोल रहे थे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पीठासीन अधिकारियों के 82वें सम्मेलन के समापन अवसर पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि ये ऐतिहासिक अवसर है जब सभी एकत्रित हुए हैं और ये प्रयास होना चाहिए कि इन 2 दिनों में यहाँ जो भी चर्चा हुई और जो संकल्प लिए गए उन्हें साझा किया जाए। उन्होंने कहा कि हर प्रदेश की अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन उनका समाधान वहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप संभव है। लेकिन विधानसभा या विधान परिषद ऐसा स्थान है जहाँ सार्थक चर्चा होती है और हर सदस्य को अपनी समस्या रखने और बोलने का अवसर देना आवश्यक है। उन्होंने ऋग्वेद का उदाहरण देते हुए कहा कि उसमें कहा गया है कि अच्छे विचार हमारी तरफ हर दिशा से आने चाहिए और विधानसभा ऐसा ही स्थान है। इसलिए विधानसभा अध्यक्ष का कर्तव्य है कि सभी सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाए और यही हमारी परंपरा भी है। उन्होंने पीठासीन अधिकारियों को टेक्नोसेवी होने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि जब वे गोवा विधानसभा के अध्यक्ष थे तो उन्होंने उसे पेपरलेस विधानसभा बनाया और कागज की बचत करके एक आकलन के अनुसार 40 सदस्यों की इस विधानसभा के 10 दिन के सत्र से 1298 पेड़ों को कटने से बचाया। आप अपने अपने विधानसभा हो, विधान परिषद हो, वहाँ ऐसे ही लंबे भाषण चलते रहते हैं और आपका उनको रोकने का प्रयास हमेशा चलता रहता है। आप सबके दुर्भाग्य से मुझे रोकने वाला यहाँ कोई नहीं है, परंतु मैं आपकी सब समस्याएं समझ सकता हूं, इसलिए ज्यादा देर बोलूंगा नहीं। ऐसे इस ऐतिहासिक पर्व पर अवसर पर हम सब इकट्ठे हुए हैं और हम सबका प्रयास है कि पिछले गत दो दिनों से कल और आज जो भी यहाँ बातें हुई, बातचीत हुई, वाद हुए, संवाद हुए, विवाद भी हो सकते हैं, परंतु इन सबको हम एक दूसरे से साझा करेंगे, समझ लेंगे और जैसे कि आदरणीय अपने लोकसभा अध्यक्ष जी ने बताया, हम यहां से लेकर कुछ संकल्प करके ही जाएंगे। अपने अपने प्रदेश में अनेक प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं और उस समस्याओं का समाधान अपने प्रदेश की परिस्थितियों के अनुरूप हो सकता है। आप सभी विधानसभा, विधान परिषदों के अध्यक्ष हैं। आपके सामने बहुत सारे वहां विधायक होते हैं, वो अपनी अपनी राय, अपने विषय रखते हैं, उनकी समस्याएं रखते हैं, परंतु विधानसभा या विधान परिषद का जो आवास होता है, क्षेत्र होता है, स्थान होता है,
वो साधक चर्चा के लिए होता है, सार्थक चर्चा के लिए होता है। यह चर्चा आप सबके मन में होती होगी, इसलिए वहां सभी उपस्थित जो है, जो भी बोलना चाहता है उसको बोलने का अवसर प्राप्त होना आवश्यक है। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में लोकतंत्र की मजबूती के लिए अनेक संकल्प और निर्णय लिए गए हैं, जो विधानसभाओं की कार्यप्रणाली में व्यापक परिवर्तन लाने में सहायक होंगे और लोकतंत्र की नई यात्रा करेंगे। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी का भरपूर उपयोग करके वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म के संकल्प को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा और वर्ष 2022 तक लक्ष्य बनाकर इसे मूर्त रूप दिया जाएगा। उन्होंने संसदीय समिति को और प्रभावी बनाने पर बल दिया और कहा कि पीठासीन अधिकारी साल में इसकी समीक्षा भी करें। ये सभी संकल्प हमने सभी पीठासीन अधिकारियों की सहमति से हम 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी के सम्मेलन के प्रस्तावों को, संकल्प को पारित करने का प्रस्ताव मैं सदन में रखा हूं। संकल्प 1, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाएगा। एक सम्मेलन यथासंभव दिल्ली में तथा दूसरा किसी विधायी के द्वारा आयोजित किया जाएगा। संकल्प 2, किसी भी विधानसभा के पुनर्गठन के बाद नवनिर्वाचित विधायकों के क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण हेतु प्रबोधन कार्यक्रम अनिवार्य रूप से आयोजित किए जाएंगे। संकल्प 3, सर्वश्रेष्ठ विधान परिषद विधानसभा पुरस्कार के मानक तय करने के लिए पीठासीन अधिकारियों की एक समिति का गठन किया जाए। संकल्प 4, राष्ट्रपति और राज्यपाल के अभिभाषण एवं प्रश्नकाल के दौरान सदन में किसी प्रकार का व्यवधान न हो, इस हेतु सभी दलों से चर्चा करके उनसे सहमति प्राप्त की जाए। संकल्प 5, विधायकों की निगरानी, विधायन एवं वित्त नियंत्रण की जिम्मेदारी में समितियों के महत्वपूर्ण योगदान पर पुनर्विचार हेतु पीठासीन अधिकारियों की एक समिति का गठन किया जाए। संकल्प 6, सम्मेलन में अपने पिछले 1 शताब्दी के कार्य निष्पादन पर संतोष व्यक्त किया है और महसूस किया है कि भारत के विधानमंडलों ने 1921 से 2021 तक अपनी अपनी स्वर्णिम यात्रा में अपने निगरानी, विधायन और वित्तीय नियंत्रण के दायित्व का अत्यंत सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। भारत के विधानमंडलों के शिखर संगठन अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन ने अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण एवं दूरगामी निर्णय लिए गए हैं। शिमला के राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ में पत्रकार वार्ता के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सभी विधानमंडलों की कार्रवाई को एक सार्वजनिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा, जिससे इन्हें आमजन एक ही मंच पर देख सकेंगे। बिरला ने कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के अभिभाषण के समय व्यवधान नहीं होगा और इसके बारे में सभी दलों से बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि ई अकादमी बनाई जानी प्रस्तावित है और इस संबंध में फैसला संसद ही लेगी। उन्होंने कहा कि ई अकादमी बनाने की ये मांग सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने रखी है। 21वीं सदी के अंदर देश और समाज में व्यापक बदलाव हो रहे हैं, तकनीक में बदलाव हो रहा है, लोग अपेक्षाएं, जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं सदनों के प्रति और जनप्रतिनिधियों के प्रति बढ़ी है। कार्यपालिका और विधायिका के सामने भी नई चुनौतियां हैं। वैश्वीकरण, अर्थव्यवस्था,
उदारीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रयोग, विकास तंत्र की बढ़ती हुई अपेक्षाएं, इन क्रियाकलापों को देखते हुए विधानमंडल की प्रक्रियाओं में जनहित को केंद्रित करते हुए कई बदलाव की अपेक्षा पीठासीन अधिकारियों ने की है। इसको दृष्टिगत रखते हुए एक महत्वपूर्ण संकल्प ने लिया है कि भारत के विधानमंडलों को भी अपनी विधायी प्रक्रियाओं, नियमावलियों और गतिविधियों में यथाशीघ्र समय के अनुरूप परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदैव की तरह संसद का नेतृत्व रहेगा और संसद एक प्रारूप नियमावली अविलंब रूप से सभी विधानमंडलों के स्पीकरों, पूर्व स्पीकरों से, एक्सपर्ट अनुभवों से चर्चा कर एक नई नियमावली बनाएंगे और इस मॉडर्न नियमावली को विधानमंडल को अपनी अपनी स्वायत्तता होती है, उनकी नियम प्रक्रिया बनाने का उनका विधानमंडल का अधिकार होता है और उस विधानमंडल में नियम प्रक्रियाओं को सदन में प्रस्ताव के माध्यम पारित करने का अधिकार भी उन्हीं का होता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चलो चंबा अभियान के अंतर्गत आयोजित दी हिमालयन घोरल 9वीं राष्ट्रीय ड्रैगन बोट रेस प्रतियोगिता के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। प्रसिद्ध जल क्रीड़ा स्थल तलेरू में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चंबा जिला में पर्यटन परिदृश्य को नए आयाम देने में यह अभियान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने इस दौरान चंबा चलो अभियान की थीम सॉन्ग और दी ट्रैवलर ट्रेल्स पत्रिका के विशेषांक का विमोचन किया। उन्होंने प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों को मेडल और ट्रॉफी प्रदान किए। इस बात की प्रसन्नता है कि एक बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम यहाँ पर इस बार आयोजित करने का अवसर मिला और शायद हिमाचल प्रदेश में शायद पहली बार जो हिमालयन घोरल 9वीं ड्रैगन बोट का रेस का जो यहाँ पर कार्यक्रम यहाँ पर आज समापन जिसका हो रहा है, और इसके लिए मैं सभी सहयोगी जिन लोगों ने भी मदद की है, जिस रूप में भी मदद की है इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए, इस ड्रैगन बोट रेस के इस 19 राज्यों ने भाग लिया इसमें और लगभग 800 लोगों ने इसमें जो है वो अपना पार्टिसिपेशन दिया। और एक हमारे बहुत जो डिप्टी कमिश्नर यहाँ पर राणा जी हैं, उन्होंने एक प्रयास किया है कि चंबा को हिमाचल भले चाहे ये हमारा ऐसा जिला है जो जिसको केंद्र सरकार भी विशेष अधिमान दे रही है आगे बढ़ाने के लिए, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के नाते जहां पिछड़ापन ज्यादा है, जहां काम करने की जरूरत ज्यादा है, जहां विकास करने के लिए बहुत सारे अभी तक रास्ते हमारे ऐसे हैं जो शुरू होने, इस जिले में भी पर्यटन की दृष्टि से इसका एक्सपोजर हो। बहुत सारे सुंदर स्थान हमारे इस चंबा जिला के अंतर्गत हैं जहां अभी तक पर्यटक पहुंचा नहीं। तो पर्यटन की दृष्टि से जो चलो चंबा अभियान मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक माध्यम होगा इस चंबा जिला के विभिन्न स्थानों को पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए। चाहे हम अब चलो चंबा अभियान के अंतर्गत पैराग्लाइडिंग की बात कर रहे हैं, चाहे रिवर राफ्टिंग की बात कर रहे हैं, बोटिंग की बात कर रहे हैं, ट्रैकिंग की बात कर रहे हैं, मोटर बाइक और साइकिल रैली की बात कर रहे हैं। चंबा के हमारी जो यहाँ की पारंपरिक कला है, शिल्प की, चाहे चंबा का खान पान है, होम स्टे है, इन सारी चीजों को लगता है मुझे चलो चंबा अभियान के अंतर्गत जो है आगे बढ़ाने का एक अवसर जो दिया गया है उसमें निश्चित रूप से हम आगे
बेहतर ढंग से काम करने की स्थिति में हो। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया अवार्ड की घोषणा की है। इस फेस्टिवल में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को दिया जाएगा। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अमेरिकन फिल्म मेकर मार्टिन स्कोर्सेसे और हंगेरियन फिल्म मेकर स्टीफन सिजावे को दिया जाएगा। यह जानकारी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्य अतिथि गृह पीटर हॉफ शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह फिल्म फेस्टिवल बड़े स्तर पर आयोजित होगा। इस आयोजन में पहली बार OTT प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो भाग लेंगे। उनकी जो पॉपुलर सीरीज़ है उनमें के भी कुछ अंश वहाँ पर दिखाए जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से पिछले 1-2 वर्षों में OTT प्लेटफॉर्म्स का उदय हुआ है, उससे कंटेंट क्रिएशन लोकल भी बहुत बढ़ा है और ये फिल्म फेस्टिवल में पहली बार OTT प्लेटफॉर्म्स भी भाग लेंगे। इसके अलावा इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, ये इस वर्ष इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर हेमा मालिनी जी को और प्रसून जोशी जी को दिया जाएगा। ओपनिंग सेरेमनी वाले दिन हेमा जी को और क्लोजिंग के दिन प्रसून जोशी जी को। इसके अलावा जो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, उसमें भी 2 बड़े नाम, एक तो अमेरिकन फिल्म मेकर हैं, बहुत बड़ा नाम है मार्टिन स्कॉर्सेसे, और इसके अलावा जो हंगेरियन फिल्म मेकर हैं ये स्टीवन सिजावो, इनको दिया गया है। एक अमेरिकन फिल्म मेकर है, एक हंगेरियन फिल्म मेकर है, और दोनों ने ही अपने अवार्ड्स को लेने के लिए मंजूरी भी दी है। कोविड प्रोटोकॉल के चलते वे व्यक्तिगत रूप से नहीं आ पाएंगे, लेकिन दोनों ने अवार्ड्स लेने के लिए अपनी सहमति जताई है। उद्घाटन के समय भी बड़ा जैसे फिल्म फेस्टिवल होता है उसी तर्ज पर किया जाएगा, और गोवा की सरकार भी जहां एक और 60 वर्ष गोवा के मना रहे हैं, वहीं पर भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी के 75 वर्ष हम मना रहे हैं। इसीलिए 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, आज के युवा जो प्रतिभाशाली हैं, जिनमें प्रतिभा है, चाहे वो डायरेक्शन में, सिनेमेटोग्राफी में, सिंगिंग में या बाकी क्षेत्रों में प्रतिभा रखते हैं, उन्होंने एप्लीकेशंस की, और ये लगभग 450 से ज़्यादा एप्लीकेशन में से 75 लोगों को चुना गया है। इनको भी भारत सरकार के खर्चे पर वहाँ पर बुलाया जाएगा, और इस फिल्म फेस्टिवल के दौरान इनको भी अलग अलग फिल्म पर्सनैलिटी से मिलने का अवसर भी मिलेगा, तो मास्टर क्लास अटेंड करने का मौका भी मिलेगा। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी के 75 वर्ष, उसके समय एक महत्वपूर्ण घोषणा है, और उसको पूरा भी हमने कम समय में किया कि 75 क्रिएटिव माइंड्स, 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, इनको पिक किया गया है। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक आगामी 24, 25 और 26 नवंबर को शिमला के होटल पीटर हॉफ में होने जा रही है। 24 नवंबर को कोर ग्रुप की बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप करेंगे। इस बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं क्षेत्रीय प्रभारी सौदान सिंह, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, शांता कुमार और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सहित कोर ग्रुप के सदस्य उपस्थित रहेंगे। बैठक की तैयारियों को लेकर संचालन समिति की बैठक पार्टी मुख्यालय दीप भवन में प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल की अध्यक्षता में हुई। त्रिलोक जम्वाल ने बताया कि 25 नवंबर को विस्तारित कोर ग्रुप की बैठक होगी, जिसके बाद प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया जाएगा, और 26 नवंबर को प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें पार्टी कार्यक्रमों की समीक्षा और आगामी कार्यक्रमों को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की प्रदेश कार्य समिति की बैठक
सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री सुरेश कश्यप जी की अध्यक्षता में आगामी 24, 25 और 26 नवंबर को होटल पीटरहॉफ शिमला में होगी। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सदानंद सिंह जी, प्रदेश के सम्माननीय प्रभारी अविनाश राय खन्ना जी, सह प्रभारी संजय टंडन जी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। इस बैठक में हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी और इसके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व भी इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में उपस्थित रहेगा। 24 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक है और 25 तारीख को सुबह एक्सटेंडेड कोर ग्रुप की बैठक है और शाम 4 बजे 25 तारीख को ही प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक रहेगी। 26 तारीख को पूरा समय भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गुरु नानक जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों विशेषकर सिख समुदाय के लोगों को बधाई दी है। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि गुरु पर्व सिखों का पवित्र त्यौहार है, जिसे सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि गुरु जी की शिक्षाओं का अनुसरण कर हम शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बधाई संदेश में कहा कि गुरु नानक देव जी ने प्रेम, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी ने विश्व बंधुत्व पर बल दिया और उनकी शिक्षाएं मौजूदा परिस्थितियों में और भी प्रासंगिक है। हिमाचल उपचुनाव में मिली जीत के बाद कांग्रेस पार्टी में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। चारों सीट पर जीत के चौके से कांग्रेस कार्यकर्ता काफी उत्साहित है। मंडी संसदीय सीट से चुनाव जीती सांसद प्रतिभा सिंह ने शिमला में अपने निवास स्थान होली लॉज में कांग्रेस विधायक और पूर्व विधायकों को लंच का आयोजन किया। इस लंच डिप्लोमेसी के बहाने कांग्रेस की एकजुटता आने वाले समय के लिए कई अहम संदेश दे रही है। होली लॉज पहुंचे कांग्रेस विधायकों ने कहा कि कांग्रेस एकजुट है और वर्ष 2022 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से जीत दर्ज कर भाजपा को सत्ता से बाहर करेगी। हिमाचल प्रदेश में हाल में हुए उपचुनावों में मिली जीत के बाद उत्साहित कांग्रेस वीरवार को एकजुट दिखी। मंडी संसदीय सीट से नवनिर्वाचित सांसद प्रतिभा सिंह ने वीरवार को अपने निवास स्थान हॉली लॉज में कांग्रेस विधायक और पूर्व विधायकों के लिए दोपहर के भोजन का आयोजन किया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, पूर्व अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू से लेकर कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता लंच पर हॉली लॉज पहुंचे और सभी ने प्रतिभा सिंह को चुनाव में जीतने पर बधाई दी। इस लंच डिप्लोमेसी को लेकर राजनीति गलियारों में भी खासी चर्चा हो रही है और इसे हॉली लॉज का शक्ति प्रदर्शन भी बताया जा रहा है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि जिस तरह कांग्रेस ने उपचुनावों में जीत दर्ज की है उससे कांग्रेस में खुशी का माहौल है, लेकिन उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह की कमी भी खल रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह भ्रांतियां विपक्षी फैला रहे थे कि कांग्रेस गुट में बंटी है, अब उनका मुंह बंद हो गया है। पार्टी के हमारे जो वरिष्ठ नेता है वो शामिल हुए, हमारे विधायक दल के नेता शामिल हुए और सभी लोग यहाँ शामिल हुए। कोई आज राजनीति की बात यहाँ हुई नहीं। एक बहुत बड़ी जीत हिमाचल में कांग्रेस पार्टी को अभी मिली है, तो हमारे पार्टी के लोगों के हौसले बुलंद हैं। यहाँ आपने देखा होगा कि माहौल में एक खुशनुमा माहौल में सब मिले, आपस में जो है हल्की बातें हुई हैं। हालांकि कोई राजनीति की चर्चा नहीं हुई, लेकिन निश्चित तौर पे एक संदेश आज यहाँ से जाएगा कि कांग्रेस पार्टी इकट्ठी है, एकजुट है और जो बार बार भ्रांतियाँ हमारे जो विपक्षी हैं वो फैलाते हैं कि कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं गुट है या विघटन है, मुझे लगता है कि आज के बाद उनका मुंह जो है बंद हो जाएगा। वहीं कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जिस तरह से उपचुनावों में कांग्रेस को जीत मिली है, उसी की खुशी में सभी विधायकों व पूर्व विधायकों को लंच पर आमंत्रित किया गया है। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि एकजुटता का संदेश देने के लिए सभी नेता एकत्रित हुए हैं। सिर्फ हमारा परिवार है कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस पार्टी के सभी दिग्गज नेता, सभी विधायक, युवा विधायक, पूर्व विधायक को हमने आमंत्रित किया था, क्योंकि जो है ये एक अच्छा मौका है, खुशी का मौका है। और ये जीत सिर्फ प्रतिभा सिंह जी की जीत नहीं है,
सभी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी है। इसीलिए एक अच्छे माहौल को तैयार करने के लिए सब लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया था और साथ ही ये जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि एकता का भी हमने एक संदेश ज़रूर दिया है और ऐसे संदेश देने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि हम सब एक हैं और इसीलिए आज यहाँ पे सब कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व उपस्थित था और हम मिलकर जो है वो आगे बढ़ेंगे और कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए सब अपना प्रयास करेंगे और 22 में कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर बनाएंगे। वहीं कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस ने एकजुट होकर उपचुनाव में जीत दर्ज की है। उन्होंने कहा कि उपचुनावों में जिस तरह पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ी है, 2022 में भी इसी तरह से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और सत्ता में आएगी। पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने कहा कि उपचुनाव में विधायक, पूर्व विधायक, कांग्रेस के ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है। उन्होंने कहा कि यहां कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई है। वहीं वरिष्ठ विधायक आशा कुमारी ने कहा कि उन्हें पुराने साथियों से मिलने का मौका मिला और ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एकजुट है और 2022 में प्रचंड जीत से सत्तासीन होंगे। अपने साथियों से मिले, कुछ पुराने साथी जो पूर्व विधायक हमारे साथ रहे हैं, कुछ अभी जो चारों जीत के आए हैं, इन लोगों की जीत के जश्न में प्रतिभा सिंह जी ने यहाँ हॉली लॉज में लंच का आयोजन किया था, तो बड़ा अच्छा लगा सबसे मिलके और टोटली नॉन पॉलिटिकल और टोटली जिसको बोलते हैं सोशल फंक्शन था आज। शिमला पुलिस ने रोहडू में नाके के दौरान चेकिंग करने पर 2 लोगों से सोने चांदी के आभूषण पकड़े हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति अवैध रूप से सोने चांदी के आभूषण ले जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस टीम ने SIU और PO सेल के साथ मिलकर मेहंदली में नाका लगाया। नाके के दौरान एक गाड़ी जिसमें 2 लोग सवार थे की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान 269 ग्राम सोने के आभूषण और 1 किलो 61 ग्राम चांदी के आभूषण बरामद हुए। DSP हेडक्वार्टर कमल वर्मा ने बताया कि पुलिस ने कराधान विभाग को सूचित किया और विभागीय अधिकारियों ने मौके पर ही टैक्स और पेनल्टी वसूल ली है। देखिए, ये परसों रात को हमारी जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट और जो हमारी PO सेल की टीम्स हैं वो नाकाबंदी कर रही थी रोड में। तो उस दौरान जो है 2 लोग गाड़ी में जो आए थे, उनकी गाड़ी उन्होंने चेकिंग के लिए रोकी है और चेकिंग के दौरान जो है इसमें से 269 ग्राम गोल्ड और 1.61 kg जो है सिल्वर पकड़ा गया था। तो इनको ये जो इसके बिल पेश नहीं कर पाए पुलिस के पास कि ये कहाँ से लाए और कहाँ लेकर जा रहे हैं। तो इसके लिए जो हमने तुरंत एक्साइज डिपार्टमेंट को जो है इन्वॉल्व किया, उनको इन्फॉर्मेशन दी जो कि स्पॉट पे आए और स्पॉट पे ही जो है उनसे इसकी टैक्स और जो पेनल्टी इसमें बनती थी वो रिकवर करके जो है वहाँ से वो। शिमला के बालूगंज थाना क्षेत्र से बीते कल हत्या मामले का विचाराधीन कैदी पुलिस हिरासत से फरार हो गया। आरोपी की पहचान 37 वर्षीय डाडीराम उर्फ सागर के तौर पर हुई है, जो नेपाली मूल का है। हत्यारोपी 1 साल से कंडा जेल में अंडर ट्रायल पर बंदी था। उसे अदालत में पेश करने के लिए चक्करकोट लाया जा रहा था। इस बीच तभी मोड़ के पास बस से उतरकर सिपाहियों की मौजूदगी में कैदी सड़क से जंगल की तरफ छलांग लगाकर भाग निकला। शिमला पुलिस की अलग अलग टीमें उसकी तलाश में जुटी है। DSP हेडक्वार्टर कमल वर्मा ने बताया कि हत्यारोपी की धरपकड़ के लिए SIT गठित कर दी गई है और जल्द आरोपी सलाखों के पीछे होगा। ये देखिए, ये कंडा जेल से जो है इसको कोर्ट में पेश करने के लिए ले जा रहे थे, तो इसने जो है पुलिस को चकमा देकर जो है ये तभी मोड़ से जो है फरार हुआ है। इसके लिए हमने ड्रोन की मदद से और हमारी जो हमने नाके लगाए हैं, 4 जगह में नाके लगे हैं और इसके अलावा ड्रोन की मदद से, खोजी कुत्तों की मदद से जो है जंगल में तलाश की है। हमारी टीम्स इसको तलाश कर रही हैं और इसमें जो है स्पेशल एक SIT भी गठित कर दी गई है जो कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी और इसमें जो भी बनेगा वो करेगी। नहीं, ये देखिए, ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि किस चीज़ में कहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। पुलिस अपना काम कर रही है और इसको जल्द ही गिरफ्तार कर। ये देखिए, 302 के तहत जो है 2020 में एक मामला अंडर सेक्शन 302 IPC जो है ठियोग में हुआ था। तो ये कंडा जेल में जो है कैदी अभी था और इसकी जो कोर्ट में है पेशियाँ चल रही थी, इसको उस पेशी के लिए लाया जा रहा था और ये वहाँ से फरार हुआ। नहीं, ये नेपाली मूल का है और इसने जो है वहाँ पे 302 में जो है इसको पहले अरेस्ट किया गया था ठियोग में, तो अभी ये कंडा जेल में थे और वहाँ से इसको शिमला लाया जा रहा था।
राजधानी शिमला में तेंदुए का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे शहरवासी खौफजदा है। कुल्लूग और डाउनडेल में 2 मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाने के बाद अब उपनगर संजौली के साथ लगते ढींगूधार से देर रात तेंदुआ एक कुत्ते को उठा ले गया। रिहायशी इलाके में तेंदुए की दस्तक और सीढ़ियों पर खून देख स्थानीय लोगों के होश उड़ गए। मंदिर को जाने वाली सीढ़ियां भी खून से लथपथ नजर आई। यहाँ तेंदुए के पांव के निशान नजर आए हैं। डरे सहमे लोगों ने वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने की गुहार लगाई है। राजधानी शिमला में तेंदुए का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। डाउनडेल में 5 साल के बच्चे को शिकार बनाने के बाद राजधानी के उपनगर संजौली के साथ लगते ढींगूधार से मंगलवार रात को तेंदुआ एक कुत्ते को रिहायशी इलाके से उठा ले गया। हालांकि तेंदुआ नजर में नहीं आया, लेकिन सीढ़ियों पर रक्त देखकर सुबह लोगों के होश उड़ गए। मंदिर को जाने वाली सीढ़ियां खून से लथपथ नजर आई और जब लोगों ने इसकी छानबीन की तो तेंदुए के पांव के निशान नजर आए, जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग और नगर निगम को दी और तेंदुए को पकड़ने की मांग की। मीडिया से बात करते हुए स्थानीय निवासी ने बताया कि जब वो मंगलवार शाम को अपने दोस्त के साथ घर जा रहे थे, तब उन्होंने देखा कि उनके घर के पास रास्ते में खून ही खून पड़ा है और वो ताज़ा खून था, जिससे आसपास के लोग काफी घबरा गए। और जब अगली सुबह लोगों ने छानबीन की तो कुछ ही दूरी पर तेंदुए के पैर के निशान नजर आए। लोगों ने वन विभाग व नगर निगम से जल्द इस तेंदुए को पकड़ने की मांग की है। तकरीबन शाम को 7:15 बजे के करीब मैं यहाँ से अपने घर की तरफ जा रहा था, तो जैसे ही मैं घर के नीचे बिल्कुल मंदिर के रास्ते में पैड़ियों में पहुंचा तो वहाँ देखा कि पूरी पैड़ियों में खून ही खून बिखरा हुआ था और एकदम ताज़ा था। और मैं एकदम से घबरा गया। मेरे साथ एक और मेरे साथ ही मेरे पड़ोसी है पीछे, तो वो भी मेरे साथ थे। तो हम दोनों बड़े हैरान परेशान हो गए कि क्या हुआ, कोई यहाँ पे गिर गया है या क्या किसी का सिर फटा है या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, क्या हुआ है। तो लेकिन उसके बाद जैसे ही हम पूरा उसका मुआयना कर रहे थे कि ये कहाँ से कहाँ तक खून है, तो जैसे ही मैंने अपनी पैड़ियाँ चढ़ना शुरू की तो पूरी पैड़ियों में भी खून था और ऊपर तक मेरे बरामदे तक खून था। बरामदे से नीचे पैड़ियाँ जाती है, वो नीचे पार्किंग है, तो पार्किंग से फिर हमें वहाँ पे जो तेंदुए के वो उसके पैरों के निशान भी मिले ब्लड के साथ। तो वहाँ से वो नीचे उतरा। वहाँ से नीचे उतर के वो उसको लेके कुत्ते को लेके, मेरे ख्याल से वो कुत्ता ही था, तो कुत्ते को लेके वो परे को जंगल की तरफ निकल गया। और दूसरे दिन सुबह मैं पूरा मुआयना किया कि ये कहाँ से किधर को निकला है। तो मैं उसका जो नीचे ब्लड गिरा हुआ था रास्ते में, सड़क वो निकलता रहा। वो आगे जाके ढली से सब्जी मंडी से ऊपर एक इनका टिप्टन्स का जो वृद्ध आश्रम है, तो वहाँ तक मैं वो निशानों के पीछे पीछे चलता रहा और वहाँ तक वो जाके वहाँ से नीचे जो उनका टिप्टन कॉलोनी नीचे वाला है, वो उस साइड को नीचे निकला है। और ये पहला केस नहीं है, इससे पहले भी वहाँ पे 3-4 ऐसे केस हो गए जब वहाँ से कुत्ते उठाए हैं। तो कल हमने वन विभाग को भी इसकी शिकायत की है, डीएफओ वाइल्ड लाइफ को भी शिकायत दर्ज करवाई थी कि या तो वहाँ पे कोई कैमरा लगाया जाए और पिंजरा वहाँ पे लगाया जाए ताकि इस तेंदुए को पकड़ा जा सके। अन्यथा ऐसा होगा कभी वहाँ पे बड़ा हादसा हो जाएगा। ये तो किसी मतलब वहाँ पे मंदिर का रास्ता है, लोग देर रात तक भी आते जाते हैं, तो और कई बार वो रास्ते में देखा भी गया है ये तेंदुआ। कई लोगों ने बताया कि हमने इसको देखा जी, 1 बार नहीं 2 बार नहीं, कई बार देखा गया है और कभी ना कभी ये किसी मनुष्य पे भी और किसी जो भी आने जाने वाले पे भी अटैक कर सकता है। तो इसलिए हमारा भी आप लोगों के माध्यम से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ये कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए ताकि लोगों की जान माल का नुकसान ना हो और कोई ऐसा बड़ा हादसा होने से टल जाए। वहीं मीडिया से बात करते हुए नगर निगम शिमला की महापौर सत्या कौंडल ने कहा कि उनके पास ये जानकारी आई है और उन्होंने वन विभाग से इस घटना पर सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया है, क्योंकि लगातार शहर के अंदर लोगों में दहशत फैल रही है। आप देखिए, बहुत ही चिंता का विषय है कि जो है तेंदुआ जो है शिमला में बहुत जगह आ चुका है। जैसे कि मैं बात करती हूँ अपने ढींगूधार के एरिया की, और जैसे कि वहाँ के लोगों ने भी आपको कहा होगा कि परसों रात को वहाँ जो है तेंदुआ घूम रहा था और ख़ास करके जो हमारे प्रेम चौहान जी है उनके बरामदे में था और साथ साथ में पूरी जगह पे जो है उसका ब्लड था। और ये बहुत ही दुख की बात है, जबकि ढींगू मंदिर के रोड पे कोई जंगल भी नहीं है, तो वहाँ तो जो है आसानी से तेंदुओं को पकड़ा जा सकता है। इसके लिए मैंने कल भी फॉरेस्ट जो हमारे वाइल्ड फॉरेस्ट के जो फॉरेस्ट ऑफिसर है उनसे मैंने सख्ती से कहा है कि आप इसको गंभीरता से लीजिए और जहाँ जहाँ भी तेंदुए के लिए आप जो अपने जाल बिछाइए, इनको पिंजरे लगाइए और उनको जल्दी से
पकड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि पूरा शिमला के बच्चे, खासकर बच्चे, बहुत ही दहशत में हैं। अगर मैं बात नीमू धार की करूं तो हमने वहाँ 2-3 पार्क बनाए हैं, बच्चे शाम तक उन पार्कों में खेलते हैं, पर अब इस डर के मारे जो है बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो मेरा फॉरेस्ट विभाग से आग्रह रहेगा कि आप जल्दी से जल्दी इसमें कोई सख्त कदम उठाइए, ताकि शिमला शहर में तेंदुए इस तरह के फ्रीक्वेंटली ना घूमें और बच्चों को इस तरह की दहशत पैदा ना हो। कोरोना महामारी के चलते बीते 2 साल से स्कूलों में टर्म 1 की वार्षिक परीक्षाएं ऑनलाइन करवाई जा रही थी, लेकिन अब स्थिति सामान्य होते ही स्कूल खुलने पर इस साल टर्म 1 की वार्षिक परीक्षाएं ऑफलाइन कराई जा रही है। राजधानी शिमला और आसपास के स्कूलों में पहले दिन टर्म 1 की परीक्षाएं देने आए छात्र छात्राओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। शिमला के पोर्टमोर, लालपानी, छोटा शिमला, विकासनगर, बालूगंज सहित कई स्कूलों में परीक्षाएं देने आए छात्र काफ़ी उत्साहित दिखे। प्रदेश में नई शिक्षा नीति के लागू होते ही परीक्षाओं में बदलाव भी आए हैं। अब 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को साल में 2 बार परीक्षाएं देनी होगी। वीरवार को शिमला के पोर्टमोर स्कूल में नई शिक्षा नीति के तहत परीक्षाएं आयोजित की गई, जिसमें 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा की छात्राओं ने परीक्षा दी। मीडिया से बात करते हुए छात्राओं ने बताया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत निर्धारित किए गए सिलेबस से ही परीक्षा में प्रश्न पूछे गए। उन्होंने कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में निर्धारित सिलेबस से उनका पढ़ाई का अतिरिक्त बोझ कम हुआ है। चेंज था क्योंकि हाफ सिलेबस आया था तो इजी था याद करना और अच्छा था एक्सपीरियंस। हाँ, इजी था, काफ़ी अच्छा था। जो टीचर्स ने पढ़ाया था वही आया था। पेपर काफ़ी इजी था और अच्छा हुआ एग्ज़ाम। इंग्लिश का अच्छा रहा, जितना पढ़ा था उतना सब आता था। ये सर टीचर्स ने पहले बता दिया था कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो उनको पढ़ लेना। ये सर थोड़ा बहुत अलग था। सर ठीक था, मतलब इजी आया था। सर जैसा हर घर पाठशाला में सिलेबस कराया था उसी बेस पे था। वहीं मीडिया से बात करते हुए स्कूल के प्रधानाचार्य नरेंद्र सूद ने बताया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत विद्यालय परिसर में वीरवार को 9वीं से 12वीं तक की परीक्षाएं आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि ये परीक्षाएं सुबह और शाम के सत्र में आयोजित की गई, जिसमें सुबह 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा जबकि शाम को 9वीं और 11वीं कक्षा की परीक्षाएं आयोजित की गई। मैं बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि ये नई शिक्षा नीति के तहत जो है सेमेस्टर सिस्टम प्रारंभ किया गया है और इस वर्ष पहली दफ़ा जो है सेमेस्टर प्रारंभ हुआ है। और क्योंकि कोविड के कारण विद्यालय बंद रहे, लेकिन उसके बावजूद आज क्योंकि प्रथम पेपर आज बच्चों का था +2 और मैट्रिक का सुबह के सेशन में, तो देखने में आया, क्योंकि बच्चों से मैंने खुद इंटरेक्ट किया कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। और क्योंकि विद इन सिलेबस जो प्रिस्क्राइब था बोर्ड के तरफ से, उसी हिसाब से पेपर आया और बच्चों को जो कार्य करवाया गया, जो शिक्षकों ने पढ़ाया है आज तक, जो सिलेबस निर्धारित किया गया था फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, उसी के तहत पेपर आया। और शायद आज इजी पेपर है, क्योंकि मैंने स्वयं बच्चों से बात की है कि आप कैसा महसूस कर रहे हो, तो बच्चों ने कहा कि बहुत ही अच्छा पेपर है और हम सभी को ये शिक्षकों ने जो है पूरा सिलेबस करवाया है। तो मैं बोर्ड को भी बधाई देना चाहूँगा कि एक नया प्रयास, क्योंकि नई शिक्षा नीति जो है हिमाचल प्रदेश में लागू कर दी गई है एक तरह से, और उसी के तहत जो है सेमेस्टर सिस्टम शुरू किया गया है। तो और बच्चों का बर्डन मैं समझता हूँ कि कम भी हो जाएगा, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम में जो आज फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चों ने आज एग्जामिनेशन में जो आया है, वो सेकंड सेमेस्टर में उनको जो उनका लक्ष्य निर्धारित होगा अलग से होगा। तो बच्चों का जो एक तरह से जो ओवरबर्डन बच्चे समझते थे, पूरा सिलेबस से पेपर जो है एनुअल एग्जामिनेशन में आता था, वो कम कर दिया गया है और बच्चे जो है फील फ्री कर रहे हैं कि हमें अच्छा महसूस हो रहा है। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई मुश्किल भी नहीं है। और क्योंकि न केवल हिमाचल प्रदेश में, पूरे हमारे भारतवर्ष के अंदर जो है नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए जो है ये कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है, तो उसमें हिमाचल प्रदेश जो है अग्रणी है राज्य है कि वो पूरा नई शिक्षा नीति को लागू करने में अपने प्रयास जो है जारी रखे हुए हैं और उसी कड़ी में जो है ये परीक्षाएँ भी जो है प्रारंभ कर दी गई है। मैं आपको बताना चाहूँगा आज, क्योंकि सुबह की सेशन में 10th और +2 का एग्जामिनेशन हुआ है और इवनिंग सेशन में जो है 9th और +1 का रहेगा। और जो हमारे FA3 है 6 to 8 क्लास के, वो अभी विदिन जो है 2 और 3 डेज जो प्रारंभ होने वाले हैं। तो कोई ऐसी मुश्किल भी नहीं है और बच्चे पूर्ण तैयारी के साथ, क्योंकि बच्चों को पहले ही ये जो डेट शीट जारी हो चुकी थी जैसे ही विद्यालय खुले थे, एक टेंटेटिव डेट शीट जो है वो बता दी गई थी विभाग द्वारा, तो उसके तहत हमने बच्चों को पूरा मेंटली
जो है तैयार करवा दिया था कि अब आपकी सेमेस्टर सिस्टम से जो है परीक्षाएं होंगी, तो उसके लिए अपनी तैयारी प्रारंभ कर दें। और अध्यापकों से भी हमने रिक्वेस्ट किया था कि जो भी इनकी मुश्किलें हैं, जो इनके हॉट स्पॉट्स हैं, जो कैसे ही विद्यालय खुले, इनको डिस्कस किया जाए, इनसे बच्चों से इनको बताया जाए। और शायद यही कारण है कि आज बच्चे जो अपने आप में बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं और परीक्षाओं की तैयारी जो उन्होंने पूर्ण रूप से की है। देखिए, आज मैं बताना चाहूँगा क्योंकि जो कोविड प्रोटोकॉल है उसके तहत ही बच्चों को बिठाया गया, एक एम्प्टी स्पेस करके जो है हमने डेस्क को खाली रखा है और उसी के तहत कोशिश की गई कि बच्चे जो है वो पूर्ण रूप से जो गाइडलाइंस विभाग के द्वारा दी गई है उसका निर्देश अनुपालना जो है पूर्ण रूप से करें। राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान के साथ लगता लेडीज पार्क शिमला की सुंदरता को चार चांद लगाता है। पर्यटकों व स्थानीय जनता के लिए ये पार्क आकर्षण का केंद्र है। लेडीज पार्क की लोकप्रियता को देखते हुए नगर निगम शिमला की ओर से इसे और सुंदर बनाने के लिए 50 लाख की राशि खर्च कर इस पार्क का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए नगर निगम शिमला की महापौर सत्या कौंडल ने बताया कि लेडीज पार्क के सौंदर्यीकरण पर 50 लाख का खर्च किया जाएगा, जिससे पार्क में झूले, स्मार्ट बेंच व विभिन्न प्रकार के आकर्षक पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, जिससे पार्क की सुंदरता और बढ़ जाएगी। कहते हैं जो लेडीज पार्क है बहुत अच्छा पार्क है, इसमें बच्चे खेलने जाते हैं और इसमें जो लगभग 50 लाख की लागत से जो हम इसको एक बहुत सुंदर पार्क बनाने जा रहे हैं। शायद इसका कार्य क्यों अभी रुका है, इसके बाद में इसके लिए मैं नगर निगम के अधिकारियों से बात करूंगी। हमारा तो ये प्रयास रहेगा कि सुंदर से सुंदर बनाने की हम इसमें कोशिश करेंगे। हम इसमें टाइलें लगाएंगे, बच्चों के लिए झूले लगाएंगे, बैठने के लिए सीनियर सिटीजन के लिए हम इसमें बेंच लगाएंगे, स्मार्ट बेंच लगाएंगे। तो हमारा ये रहेगा कि लोग जब वहाँ पे लैब में जो टेस्ट करने जाएंगे तो वहाँ पे रेस्ट भी कर सकते हैं। इस तरह का हम बहुत अच्छा इसको पार्क बनाने की हम जो है कोशिश कर रहे हैं। वहीं लेडीज पार्क में एमसी लैब के निर्माण पर सत्या कौंडल ने कहा कि ये लैब जनवरी के पहले सप्ताह तक बनकर तैयार हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस लैब के निर्माण के लिए SJVNL की ओर से 35 लाख रुपए की राशि दी गई है। बड़ी खुशी की बात है कि वहाँ एक बहुत बड़ा कमरा है जो हमारे यूनियन वालों के पास था। मैं यूनियन वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने उसको जो है खाली कर दिया है। मेरा एक सपना है कि जो शिमला शहर की जनता के लिए एक लैब बने, जैसे नगर निगम की लैब पहले भी होती थी और आज भी होनी चाहिए। तो उसके लिए जो है हम बहुत जल्दी यहाँ पे लैब खोलने का भी हमारी प्रपोजल है। NJVN ने हमें जो इसके लिए 35 लाख रुपए मशीन खरीदने के लिए दिए हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मेरा ये मकसद है कि जनवरी के फर्स्ट वीक तक जो है ये लैब शुरू होनी चाहिए। और इसी तरह मेरा जो दूसरा मकसद था ये था कि नगर निगम का जो ऑफिस है, जो शहर के लोगों को इधर उधर अपने काम के लिए जाना पड़ता है और ये जो नगर निगम का ऑफिस है एक छत के नीचे होना चाहिए। इसके लिए हम बहुत प्रयास कर रहे हैं कि ऑफिस सब्जी मंडी ग्राउंड में बनना चाहिए और फैब्रिकेट ऑफिस बनना चाहिए ताकि बहुत जल्दी बन जाए। तो इसके लिए जो ड्राइंग वगैरह है वो सब कुछ तैयार होके आ चुकी है और मैं समझती हूँ कि हमने ये काम जो है हम मुड्डा वालों को दिया है और हम मुड्डा वाले से मेरी बात हुई है, बहुत जल्दी इस काम को वो शुरू करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि शहर में जल्द उन जगहों पर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी जिन स्थानों पर स्ट्रीट लाइटों की सुविधा उपलब्ध नहीं है। देखिए, जो फेंसिंग करनी है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने करनी है, फॉरेस्ट के लैंड है। मैंने उनको फॉरेस्ट वालों को कहा है कि आप फेंसिंग करिए। जहाँ स्ट्रीट लाइट की बात है, स्ट्रीट लाइट नगर निगम ने लगानी है। हमारे पास अभी पैसे नहीं थे, हमने स्मार्ट सिटी से 4 करोड़ रुपये लिए हैं और हम बहुत जल्दी जो है शिमला शहर में स्ट्रीट लाइटें लगाएंगे। हिमाचल खबरनामा के संग में इतना ही। नमस्कार।